Good morning students, afternoon, evening. We are starting with a new chapter and I'll consider a new book, volume 3. जब हमने अकाउंट्स शुरू की थी हमने सबसे पहले बुक कीपिंग को पढ़ा. व्हाट इज़ बुक कीपिंग, जर्नल, लेजर, कैश बुक, सब्सिडरी बुक्स, ट्रायल बैलेंस. फिर हम अकाउंटिंग की तरफ मूव किए. अकाउंटिंग ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, फाइनल अकाउंट्स विदाउट एडजस्टमेंट्स, विद एडजस्टमेंट्स. फिर हमने किया फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स, हाउ टू मेक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हाउ द firm reconstituted, admission, retirement, death, how partnership firm dissolve, dissolution of partnership firm. Then we have company accounts, the bookkeeping of share capital issue, debentures issue, redemption. And now we have is volume 3. इसके अंदर हम देखेंगे कंपनीज, पब्लिक कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज, वन मैन कंपनी, ये अपनी बुक्स किस तरीके से मेंटेन करते हैं. दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी. कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन सी हैं, हाउ टू मेक P&L, जिसे हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ P&L, इनकम स्टेटमेंट. देन वी हैव बैलेंस शीट, कंपनी बैलेंस शीट कैसे मेंटेन करती है. एंड देन वी हैव इट्स एनालिसिस. दिस वन इज द एनालिसिस, दैट मीन्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उससे आप क्या इंटरप्रेट करते हैं, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज करके आप उसकी फर्दर ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं. So basically in volume 3 we have how to make a balance sheet for a company, how to make a P&L or income statement for a company, and its analysis we have comparative statements, common size statements, then we have ratio and cash flow statement. We are starting with the balance sheet. Lecture number 1, balance sheet. आप देख सकते हैं स्टार्टिंग के पेज पे आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट गिवन है. अभी तक जो आपने बैलेंस शीट की है वो बैलेंस शीट वैलिड है सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के केस में, पार्टनरशिप फर्म के केस में, HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के केस में. कंपनीज बैलेंस शीट ऐसे बनाती हैं. बैलेंस शीट may be defined as a statement of assets and liabilities of the company at a particular date. Balance sheet is presented and prepared in the form prescribed in Schedule 3, Part 1 of Companies Act 2013. 2013 के अंदर लॉ बना था, एक्ट पास हुआ था, कंपनीज एक्ट, जिसने 1956 के लॉ को अबोलिश करके, वैनिश करके रिप्लेस किया था. उसके अंदर गिवन है शेड्यूल 3 पार्ट 1. द फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड इज वर्टिकल. बैलेंस शीट हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकल बनेगी. बैलेंस शीट मस्ट एग्जिबिट in a true and a fair view of the financial position of the company at the close of the year. And you may see we have a format of balance sheet. So सबसे पहले है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज. पहले लाइबिलिटीज को शो किया जाएगा. यू मे सी फर्स्ट वी हैव इज पर्टिकुलर्स. पर्टिकुलर्स के अंदर डिटेल्स हैं एसेट्स और लाइबिलिटीज की. देन वी हैव नोट नंबर. जैसे कि फिक्स्ड एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट्स के आगे लिख देंगे वर्किंग नोट नंबर 2, दैट इज नोट नंबर 2. और नीचे बैलेंस शीट के नोट नंबर 2 में सारे फिक्स्ड एसेट्स की नॉलेज होगी कि प्लांट एंड मशीनरी कितने का है, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स कितने का है. नॉन करंट लाइबिलिटीज के आगे फॉर एग्जांपल लिखा होगा नोट नंबर 10. फॉर एग्जांपल उस नोट नंबर 10 के अंदर, उस नोट नंबर 10 के अंदर
लिखी होंगी नॉन करंट लाइबिलिटीज कैसे हैं, जैसे 1 करोड़ है, वो 1 करोड़ कैसे आया, 50 लाख बैंक लोन टेकन फ्रॉम ICICI, 25 लाख लोन टेकन फ्रॉम मैनेजर एक्सेट्रा करके 1 CR बन गया. सो दैट इज नोट नंबर. फिगर्स एट द एंड ऑफ द करंट रिपोर्टिंग पीरियड, इस साल की वैल्यूज. फिगर्स एट द एंड ऑफ प्रीवियस रिकॉर्डिंग पीरियड, पिछले साल की वैल्यूज. ये 2 कॉलम्स शो कर रहे हैं करंट ईयर वैल्यूज एंड प्रीवियस ईयर वैल्यूज. यस, कंपनीज बैलेंस शीट इस तरीके से बनाती हैं ताकि कंपैरिजन करना इजी रहे. द फर्स्ट वी हैव इज इक्विटी एंड लाइबिलिटीज. We know that assets are always equal to liabilities plus capital. So liabilities plus capital is basically equities and liabilities. क्योंकि कंपनीज के अंदर किसी एक पर्सन के पैसे नहीं लगे होते तो we don't say capital, it is known as equity. इसके अंदर 4 heads हैं. The first head is shareholder funds. कंपनी के वो फंड्स जो रियल ऑनर्स के हैं. हु आर द रियल ऑनर्स ऑफ द कंपनी? द शेयर होल्डर्स. शेयर होल्डर फंड्स के अंदर वी हैव 3 सब पार्ट्स. ए, शेयर कैपिटल. बी, रिजर्व्स एंड सरप्लस. सी, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वॉरेंट्स. ए, शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल का मतलब होता है कितनी अमाउंट कंपनी ने रिसीव की है विद रिस्पेक्ट टू शेयर्स. हाउ मच मनी द कंपनी हैज रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर्स. इट कुड बी इक्विटी शेयर्स, इट कुड बी प्रेफरेंस शेयर्स. 2, रिजर्व्स एंड सरप्लस. Reserves and surplus refers to the amount of companies with respect to different types of reserves. Like 10,000 के शेयर्स थे, कंपनी ने 12,000 रिसीव किए. 10,000 के शेयर्स थे, कंपनी ने ₹12,000 रिसीव किए. तो कितने पैसे एक्स्ट्रा रिसीव किए? 2,000. That is securities premium reserve. प्रीमियम मतलब एक्स्ट्रा. सिक्योरिटीज में शेयर्स और डिबेंचर्स, मतलब कंपनी ने पैसे रिसीव किए हैं एक्स्ट्रा सिक्योरिटीज शेयर्स पर. जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट, क्रेडिट बैलेंस, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, depreciation reserve, they all are reserves and surplus. अगर लॉस हो तो इसमें नेगेटिव कंपोनेंट शो करेंगे. प्रॉफिट एंड लॉस का अगर नेगेटिव बैलेंस हो तो वो यहीं पे शो होगा इन ब्रैकेट्स. थर्ड, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वॉरेंट्स. व्हाट इज मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वॉरेंट्स? पैसे रिसीव कर लिए पर शेयर्स नहीं दिए, शेयर वारंट दे दिए. हमारी वारंटी है कि इट विल बी शेयर्स बट नॉट नाउ, इन कमिंग फ्यूचर. जैसे आप मुझे पूरे साल की फीस दे देंगे तो मेरे लिए वो लाइबिलिटी हो जाएगी, एडवांस फीस रिसीव्ड. ऐसे अगर शेयर होल्डर्स कंपनी को पैसे दे देंगे और कंपनी उन्हें शेयर्स नहीं देगी, शेयर कि एक एक्नॉलेजमेंट दे देगी, दैट इज कॉल्ड शेयर वॉरेंट्स. सो द लाइबिलिटीज पोर्शन, द क्रेडिट पोर्शन इज नोन एज इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज. द फर्स्ट पार्ट इज शेयर होल्डर फंड्स. अंडर शेयर होल्डर फंड्स वी हैव 3 पार्ट्स: शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, शेयर वॉरेंट्स. नंबर 2, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट. शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, इसे हम कुछ इस तरीके से समझेंगे. मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं. एक 10 रुपीज का शेयर था जिसपे मैंने 5 रुपीज आपसे पहले मंगवाए, 3 रुपीज मैंने आपसे बाद में मंगवाने थे,
₹2 मैंने आपसे उसके बाद मंगवाने थे। ₹10 का शेयर था। आई सेड ₹5 आप मुझे अभी दे दीजिए नाउ, ₹3 मुझे 3 मंथ्स के बाद दीजिए, और ₹2 मुझे उसके 2 मंथ्स के बाद दीजिए। आपने मेरे से 10,000 शेयर्स मांगे। यू हैव आस्क्ड मी 10,000 शेयर्स, तो आपने मुझे कितने पैसे दिए? 50,000। आपने कहा 10,000 शेयर हैं, ₹5 के हिसाब से ₹50 आप रखिए। बट जब अलॉटमेंट देने की बारी आई, अलॉटमेंट का मतलब है मैंने आपको शेयर्स दिए, एक्चुअली में मैंने आपको शेयर्स दिए। यहाँ पे प्राइमरी मार्केट हो रही है, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट नहीं हो रही। जब कंपनी पहली बार शेयर इशू करती है, ये उसकी बात हो रही है। मैंने आपको 10,000 की जगह 8,000 शेयर्स दिए। 8,000 इंटू 5 कितने आने चाहिए थे? 40। तो मैं 10,000 वापस नहीं करूंगा, 10,000 मैं अपने पास रख लूंगा। और अभी तक शेयर अलॉट नहीं हुए, सिर्फ आपको बताए गए हैं। सो दिस अमाउंट यू हैव गिवन एंड दिस अमाउंट should have been given. So 10,000 is pending allotment. शेयर्स मैंने अलॉट नहीं किए, बट आपको बता दिया कि मैं अभी 8,000 शेयर ही दूंगा। ऑप्शन 2, मैंने अभी तक शेयर्स अलॉट ही नहीं किए किसी को भी। सो केस 1 10 मांगे 8 दिए जो एडवांस है। केस 2 सारे के सारे शेयर्स मैंने 28 मार्च को पैसे मंगवाए और अलॉटमेंट करनी है 5 अप्रैल को। तो 28 मार्च को मैंने कैश रिसीव किया या चेक्स रिसीव किए या बैंक में पैसे रिसीव किए, अलॉटमेंट होनी है 5 अप्रैल को। तो 31 मार्च को वो पैसे यहां पे शो होंगे, एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। मतलब एप्लीकेशन मनी रिसीव कर ली, शेयर होल्डर्स ने पैसे, पोटेंशियल शेयर होल्डर्स ने पैसे दे दिए मेरी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करने के लिए, बट मैंने अभी तक उन्हें शेयर होल्डर बनाया नहीं बिकॉज कुछ टाइम पड़ा है। ये वाला केस आपको प्रैक्टिकली समझ आएगा जब शेयर कैपिटल करेंगे, ये आपने कर लिया होगा। अभी के लिए आप ये समझेंगे 28 मार्च को पैसे रिसीव किए, 5 अप्रैल को शेयर अलॉट करने थे, 31 मार्च को जब बुक्स क्लोज की द अमाउंट। थर्ड, नॉन करंट लायबिलिटीज। व्हाट आर नॉन करंट लायबिलिटीज? नॉन करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होती हैं जो 1 साल के बाद पे होती हैं। मैं 1 साल बोल रहा हूं, यहाँ पे ऑपरेटिंग साइकिल आएगा जिसकी नॉलेज हम आपको इसी चैप्टर में आगे वाले लेक्चर्स में देंगे। Non-current liabilities are those liabilities which are to be paid after an year. We have 4 non-current liabilities. These are 1. Long-term borrowings. कंपनी ने जो लोन लिया हुआ है बाकी किसी और कंपनी से, मेरी कंपनी ने लोन लिया है बैंक से। It could be secured or unsecured. It could be from institute or non-institute. It could be at market rate of return, interest or less rate of interest. But it is to be paid after an year. Long-term borrowings. Loan from ICICI Bank. Loan from XYZ company. Loan from managing director, loan from debentures. With respect to debentures, debentures is kind of loan. जो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते पर पैसे कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो शेयर्स नहीं लेते, कंपनी के डिबेंचर्स लेते हैं। The persons who want to invest in a company but want less risk, they take in debentures and not shares. हम कंपनी के व्यू पॉइंट से सोच रहे हैं, कंपनी ने लोगों से लोन लिया है, डिवेंचर्स की अमाउंट यहां आएगी। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज,
मेरी टैक्स की लाइबिलिटी कुछ बनती है 20 करोड़, मेरी टैक्स की लाइबिलिटी 20 करोड़ बनती है और मुझे लगता है मैं इतना टैक्स इकट्ठा नहीं दे पाऊंगा, तो हम टैक्स डिपार्टमेंट से कुछ सेटलमेंट कर लेंगे कि भाई 20 करोड़ आप 4 साल में 5-5 करोड़ करके ले लीजिए, इंटरेस्ट डाल के, चार्जेस डाल के। एंड दे सेड ओके, दीज आर द गवर्नमेंट पॉलिसीज जो आती रहती है, जैसे मोनेटोरियम आ गया, आरबीआई ने कुछ पॉलिसीज निकाली, टैक्स डिपार्टमेंट ने पॉलिसीज निकाली कि अच्छा जी आपने 20 करोड़ देने हैं, 5 करोड़ अभी दे दीजिए, 15 करोड़ 3 सालों में 5-5 करोड़ के करके दे दीजिए। तो दिस इज डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज नेट मतलब सब कुछ एडजस्ट करके, सभी टैक्स प्लस माइनस करके, इंटरेस्ट प्लस माइनस करके, बैंक चार्जेस प्लस करके, टोटल अमाउंट जो पेंडिंग है। 5 करोड़ जो टैक्स गवर्नमेंट को मैंने इस साल देना है वो आ जाएगा करंट लाइबिलिटीज में, जिसको हम बाद में स्टडी करेंगे नंबर 4 में। बाकी 15 करोड़ मुझे 3 सालों में देना है, 5 करोड़ इन द नेक्स्ट ईयर, 5 करोड़ इन प्लस नेक्स्ट ईयर एंड 5 करोड़ इन प्लस नेक्स्ट ईयर। तो वो यहां पर आ जाएगा डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। डेफर्ड मतलब लेट। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, जो लाइबिलिटीज ए और बी में फिट नहीं हो रही वो यहां पे आ जाएगी, जैसे कि अपने वर्कर्स को रिटायरमेंट के टाइम पे पैसे देने हैं, प्रोविडेंट फंड पे करना है अपने वर्कर्स को 20 इयर्स के बाद, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। डी, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। व्हाट आर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस? जो प्रोविजंस हमने बनाई हुई हैं बट हमें यूज करनी है 1 साल के बाद, लाइक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और प्रोविजन फॉर वर्कर्स एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और प्रोविजन फॉर मशीनरी रिप्लेसमेंट। These are the provisions which are to be used and 100% we will use it, but not now, after some lapse of time. The fourth we have is current liabilities. What we have in current liabilities? The liabilities which are to be which are to be paid within a period of 1 year. I repeat, I am saying 1 year, it is basically operating cycle. What is operating cycle? Wait, we'll come to that in 3rd or 4th lecture. Current liabilities are those liabilities which are to be paid within a operating cycle or 1 year, 12 months. We have 4 current liabilities. Number 1, short-term borrowings. The loan which is to be paid within a period of 1 year. Like, बैंक से लोन लिया है हमने और 1 ईयर के अंदर पे करना है। कैश क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक का लोन लिया हमने 2 साल के लिए, नहीं 5 साल के लिए। बैंक से लोन लिया 5 ईयर्स के लिए, तो फर्स्ट ईयर के लिए शो होगा लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में, सेकेंड ईयर में शो होगा, जैसे 2015 में हमने लोन लिया, 2015 में हमने लोन लिया बैंक से 5 ईयर्स के लिए और 5 ईयर्स के बाद लमसम पेमेंट वापस होगी। 2015 में लोन लिया, 15 में शो होगा लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, 16 में शो होगा लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, 17 में शो होगा लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, 18 में शो होगा लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, 19 में शो होगा शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स, क्योंकि अब ये वो साल है जिस साल पैसे वापस करने हैं। ट्रेड पेबल्स, पेबल्स मतलब देनदारी, ट्रेड मतलब रिलेटेड टू बिजनेस। Creditors and bills payable comes under this. Creditors and bills payables come under this. Okay, all the items in long-term borrowings can come in short-term borrowings. Listen carefully. All the items under long-term borrowings can come in short-term borrowings. Yes, it can, provided the time is within this accounting year for the payment. See, other current liabilities. What is other current liabilities? All the liabilities जो A और B में फिट नहीं हो रही।
बैंक लोन टू बी पेड विद इन 6 months, debentures to be paid in 9 months, loan from a manager to be paid in 11 months, creditors, bills payable, इनकी जगह तो सेट होगी है ए और बी। सी में क्या आ जाएगा? अदर करंट लाइबिलिटीज, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। कोई भी लाइबिलिटी जो 1 साल के अंदर अंदर पे करनी है बट वो कर ट्रेड पेएबल्स और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंडर फिट नहीं हो रही। डी, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। व्हाट आर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस? जो हमने पेमेंट करनी है बट हमें अमाउंट एग्जैक्ट नहीं पता कितनी, इसलिए हम उसके लिए प्रोविजन बनाएंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, provision, any provision which we have created, provision for discount on debtors. These are the provisions that to be used within the accounting year, क्योंकि ये current assets के लिए create होती है, इसलिए इसे current liabilities में show किया जाता है। So, the liability portion is known as equity and liabilities. Under that, we have 4 items. The first is shareholder funds. The second is share application money pending allotment. Third is non-current liabilities. Fourth is current liabilities. First is shareholder funds. उसके अंदर 3 आते हैं। A, share capital, B, reserves and surplus, C, share warrants. Non-current liabilities में 4 आते हैं। There are 4 subheads. 1, long-term borrowings. 2, deferred tax liabilities net. Third, other long-term liabilities. Fourth, long-term provisions. Current liabilities, we have 4 subheads. Number 1, short-term borrowings. 2, trade payables. 3, other short-term liabilities. 4th, short-term provisions. और फिर इसका टोटल करेंगे, that would be our लाइबिलिटीज टोटल। किसी भी हेड के अंदर एक से ज्यादा चीजें हैं तो उसका नोट बनेगा, जैसे हम वर्किंग नोट बनाते हैं। आपको स्टार नजर आ रहा होगा, फर्स्ट का सी पार्ट, सेकंड, थर्ड का बी, थर्ड का सी। इन पॉइंट्स पे स्टार का मतलब है कि ये आपके सिलेबस में सिर्फ थियोरी में है। आगे जाके जब हम प्रैक्टिकल करेंगे, एनालिसिस करेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशो, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, इनकी इवैल्यूएशन नहीं है। दीज विल नॉट बी इवैल्यूएटेड, राइट। नीचे गिवन है, एज पर CBSE सर्कुलर द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ स्टार्ट मार्क्ड आइटम्स विल नॉट बी इवैल्यूएटेड, एंड नॉट ओनली CBSE but in other boards also. Only theory is to be considered. होता क्या ये पता होना चाहिए। I think I have made this point clear. अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर। Details of contents under head equities and liabilities. Number 1, shareholder funds. Shareholder funds means funds belonging to the shareholders. These are categorized into 3 categories. 1, share capital. It is the amount invested by the shareholders as capital in the company. It includes both equity shares and preference shares. The disclosure of share capital in the balance sheet is limited to following. Check कीजिए नीचे notes. Number 1, authorized capital.
ऑथराइज्ड कैपिटल वो कैपिटल होती है जितने शेयर्स कंपनी अपनी लाइफ में इशू कर सकते हैं. Authorized capital refers to the capital, maximum capital that a company can issue during the entire lifetime course of the company. Issued capital. Issued capital refers to that capital which is actually issued by the company. हमने 1 लाख शेयर हम इशू कर सकते हैं 10 रुपए का एक, मतलब 10 लाख इज माई ऑथोराइज शेयर कैपिटल. उस 1 लाख में से मैंने 80,000 शेयर्स इशू किए. 20 मैं बाद में करूंगा. 80,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, 8 लाख इज इशूड कैपिटल. आप चेक कर सकते हैं, डबल लाइन. देन वी हैव सब्सक्राइब्ड कैपिटल. सब्सक्राइब्ड कैपिटल रेफर्स टू द कैपिटल विच इज एक्चुअली सब्सक्राइब्ड बाय द कंपनी, बाय द शेयर होल्डर्स. 80,000 शेयर्स में से लोगों ने 70,000 शेयर्स मांगे. आई रिपीट, 80,000 शेयर्स में से कंपनी ने, शेयर होल्डर्स ने 70,000 शेयर्स मांगे. दैट इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल. उसके अंदर 2 आते हैं, फुली पेड अप, नॉट फुली पेड अप. फुली पेड अप का मतलब है टोटल अमाउंट. 10 का शेयर 10 मंगा लिए, 10 का शेयर 8 मंगवा लिए. 10 रुपए में से 10 मंगाए, फुली पेड अप. 10 में से 8 मंगवाए या 8 पे किए, नॉट फुली पेड अप. माइनस कॉल्स इन अरियर. कॉल्स इन अरियर का मतलब होता है जो शेयर होल्डर्स ने पैसे नहीं दिए. 10 रुपए का शेयर था, मैंने 8 रुपए मंगवाए, उन्होंने 2 रुपए अभी तक पे नहीं किए, डिफॉल्ट कर दिया. शेयर फॉरफीचर. अगर शेयर होल्डर्स पैसे नहीं देते, हम उनके शेयर कैंसिल कर देते हैं. इसे कहते हैं फॉरफीचर प्लस शेयर फॉरफीचर. सो कॉल्स इन अरियर, द अमाउंट ऑफ मनी, द अमाउंट विच इज नॉट पेड बाय द शेयर होल्डर्स. And share forfeiture, the shares are cancelled because the amount is not paid. Important points related to share capital. Equity share capital and preference share capital are to be shown separately. Forfeiture shares amount which is paid up is shown by adding it to subscribed capital, but in case of profit of reissue it is to be transferred to capital reserve. Avoid this. शेयर कैपिटल जिन्होंने कर ली है उनको ये चीज क्लियर होगी, जिन्होंने नहीं किया ये पॉइंट शेयर कैपिटल में क्लियर होगा. अमाउंट ऑफ कॉल्स इन अरियर इज शोन एज डिडक्शन ऑफ कॉल्ड अप और सब्सक्राइब कैपिटल, क्योंकि पैसे नहीं पे किए इसलिए माइनस. कॉल्स इन अरियर फ्रॉम डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी हैव टू बी डिस्क्लोज्ड. अगर डायरेक्टर्स के शेयर्स पर पैसे नहीं आए उसको अलग शो करना पड़ेगा. दिस इज शेयर कैपिटल. 2. Reserves and surplus. It is a part of shareholder funds that may be free reserve or committed reserves. It may be received as security premium reserve or may have been appropriated out of surplus, like capital reserve, security premium reserve, capital redemption reserve, debenture redemption reserve, revaluation reserve, share option outstanding amount, other reserves like tax reserves, general reserve, subsidy reserve, amalgamation reserve. Surplus, balance in statement of P&L, profit. Important points related to reserves and surplus. A reserve specifically represented by earmarked investment shall be termed as fund. अगर कोई रिजर्व स्पेसिफिकली इन्वेस्टमेंट हमने जिसकी की हुई है, कैश भी रखा हुआ है साइड पे, तो वो फंड हो जाएगा. Journal fund, investment fluctuation fund. Debit balance of P&L should be shown as a negative figure. The balance of reserve surplus after adjusting negative balance of surplus shall be transferred to head and reserve even if the result is negative. अगर नेट अमाउंट नेगेटिव आ रही है तो नेगेटिव ही शो करेंगे बैलेंस शीट में. मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, यू डू इट योरसेल्फ, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं, आपको बता चुके हैं और इसकी वैल्यूएशन सिलेबस में नहीं है. 2. शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, वी हैव डन, यू आर सपोज्ड टू रीड आउट योरसेल्फ. 3. नॉन करंट लायबिलिटीज. व्हाट आर नॉन करंट लायबिलिटीज? A non-current liability is a liability which is not classified as a current liability. The term current liabilities
इज डिफाइंड इन शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट में मेंशन किया हुआ है करंट लाइबिलिटीज क्या है, और फिर ये बोला हुआ है इनमें से जो भी नहीं है वो नॉन करंट लाइबिलिटी है। तो हम पढ़ते हैं करंट लाइबिलिटी क्या है। इट इज एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड ऑफ द कंपनी नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, जिसकी सेटलमेंट ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर हो जाएगी। इट इज हेल्ड प्राइमरी फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग ट्रेडेड, हमने पेमेंट इसलिए करनी है क्योंकि ये बिजनेस के से रिलेटेड है। इट इज ड्यू टू बी सेटल्ड विद इन 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, 12 महीनों के अंदर अंदर पेमेंट जरूर होगी इसकी। The company does not have an unconditional right to defer settlement for at least 12 months after the reporting date. कंपनी इस पेमेंट को डेफर नहीं कर सकती कि अभी नहीं बाद में दे देंगे। They don't have any right for that. Hence, the liabilities which are not classified as not current shall be classified as non-current liabilities. We have long-term borrowings. It is the amount of loans repayable of the company after 12 months from the date of balance sheet or after the operating cycle. Long-term borrowings will amount that is due for payment after 31st March. Under उसकी explanation है. Second is deferred tax liabilities. Third is other long-term liabilities. And fourth is long-term provisions. All provisions for which the related claims are expected to be settled beyond 12 months after the balance sheet date is classified as long-term provisions. Provision for employee benefits such as provision for gratuity and earned leave and provision for warranties, etc. Then we have is current liabilities. Important points, you may do that. In current liabilities we have, it is defined as schedule 3 for Companies Act. The same definition जो हमने अभी पीछे की है, non current वो होती हैं जो current नहीं होती. So this is the definition of current liabilities. We have short term borrowings, trade payables, other current liabilities and short term provisions. I think I'm clear with this. Now हम कह रहे हैं कि 1 साल के अंदर पेमेंट हो रही है तो करंट लाइबिलिटी, 1 साल के बाहर पेमेंट हो रही है तो नॉन करंट लाइबिलिटी। बट साथ साथ मैंने ऑपरेटिंग साइकिल की बात भी की है। चलिए अभी हम ऑपरेटिंग साइकिल की तरफ मूव करते हैं। आई वॉन्ट यू टू ओपन पेज नंबर 11। आई वॉन्ट यू टू ओपन पेज नंबर 11। ऑपरेटिंग साइकिल। The term operating cycle is defined in Schedule 3 of Companies Act 2013 as follows. एक प्रॉपर साइकिल का मतलब हमने रॉ मटेरियल खरीदे, रॉ मटेरियल को वर्क इन प्रोग्रेस में कन्वर्ट किया, वर्क इन प्रोग्रेस के लिए हमने लेबर को कुछ वेजेस पे किए, फिर उसको हमने गुड्स को उधार पे बेचा, वो पैसे हमें आए और हमने अपने क्रेडिटर्स की पेमेंट की। ये पूरा जो साइकिल है ये कितने मंथ्स का है? से 8 मंथ्स। तो 8 मंथ्स के बाद पेमेंट होगी तो नॉन करंट, 8 मंथ से पहले पेमेंट होगी तो करंट। हर कंपनी को अपना ऑपरेटिंग साइकिल कंप्यूट करना होता है और मेंशन करना होता है कि दिस इज आवर ऑपरेटिंग साइकिल। And any liability which arises and to be settled after the operating cycle is considered as non-current, else current. अगर आप ऑपरेटिंग साइकिल नहीं निकाल सकते, आपकी कंपनी ऑपरेटिंग साइकिल कंप्यूट नहीं कर सकती क्योंकि साइकिल्स ओवरलैप करते हैं। समटाइम्स, मैनी अ टाइम साइकिल ओवरलैप करते हैं कि रॉ मटेरियल खरीदा, पेमेंट की, जितनी तब तक पेमेंट की तब तक स्टॉक बन रहा है और स्टॉक से क्रेडिटर्स की पेमेंट की टिल नया साइकिल शुरू हो चुका है। उस केस में हम 12 मंथ्स कंसीडर करते हैं। सो 12 months is the operating cycle if nothing is mentioned in the question or nothing is mentioned by the company. Operating cycle is the time between the acquisition of an asset for processing and its realization into cash and cash equivalents. Where operating cycle cannot be identified, it is assumed to be of 12 months. Operating cycle means the time taken by a company to acquire an asset for processing and converting into cash and cash equivalents. रॉ मटेरियल खरीद के जब तक कैश में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक
ऑपरेटिंग साइकिल चलता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एन ऑपरेटिंग साइकिल फॉर द प्रोडक्ट will be taken time to purchase the raw material, processing it into the finished product, selling it and converting it into cash. In case cash and cash equivalence का मतलब है, cash equivalence stands for if not cash in foreign exchange, or you can say in bank or in check or in draft. In case operating cycle cannot be defined, identified, it could be 12 months. The effect of operating cycle is that in case of operating cycle is of a period of more than 12 months, say 18 months, all liabilities of the business are classified as current liability within 18 months from the date of balance sheet. You may see the cycle in a diagram. In that case, operating cycle is 13 months because 3 months is for raw material, 4 months for the processing period from raw material to finished goods, 2 months for a stock of finished goods to be converted into sales, and 4 months when sales are converted into cash. Operating cycle is determined for each class of business separately. अगर एक कंपनी different businesses कर रही है तो हर business का operating cycle अलग अलग compute होगा. Thus, if a company has more than one business, say construction and trading, operating cycle will be determined separately. 2. Due to settled within 12 months from the date of balance sheet, a liability is classified or shown as current liability if the due of settlement within 12 months is for the date of balance sheet. Thus, when period of operating cycle is less than 12 months, it is a current liability. Say 15 months, it is a non-current liability. So, कहने का लॉजिक सिर्फ ये है कि अगर तो लाइबिलिटीज ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर कन्वर्ट हो रही है तो करंट, बाद तो नॉन करंट. 12 months only when operating cycle is not given. I want you to jump to page number next 12. Illustration number 1. Please check illustration number 1. Classify the trade payables. Who are trade payables? Creditors and bills payable into non-current liabilities and current liabilities, and give reason for such classification. Number 1, 10 महीने का ऑपरेटिंग साइकिल, पेमेंट 8 मंथ्स में, करंट, इसे करंट लाइबिलिटी मानेंगे, नॉन करंट नहीं. 2, 10 महीने का ऑपरेटिंग साइकिल, पेमेंट 12 महीने में, बाद में पेमेंट हो रही है, करंट, क्योंकि 12 मंथ्स के बाद वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए. 10 मंथ्स का ऑपरेटिंग साइकिल, पेमेंट 15 में, ऑपरेटिंग साइकिल के बाहर, 12 मंथ्स के भी बाहर, नॉन करंट. 4, 18 मंथ्स का ऑपरेटिंग साइकिल, पेमेंट 15 मंथ्स में, ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर, करंट. 18 मंथ्स का ऑपरेटिंग साइकिल, पेमेंट 24 मंथ्स में, ऑपरेटिंग साइकिल के बाहर, प्लस 12 मंथ से ज्यादा, नॉन करंट. So a liability to become a non-current liability should satisfy 2 conditions. Number 1, it should pay after the operating cycle. 2, after 12 months. कल की क्लास आप तब लगाएंगे जब आप इतना पढ़ चुके होंगे. जितना मैंने आज करवाया कंप्लीटली उसे एक बार रीड आउट कीजिए. हर लाइबिलिटी की इंफॉर्मेशन को अच्छी तरह गो थ्रू कीजिए, माइंड में बिठाइए, क्योंकि आगे जाके बहुत कंफ्यूजन हो सकती है अदरवाइज. लाइबिलिटीज को सेट इन कर दो ताकि लेक्चर नंबर 2 में मैं एसेट्स को आपके माइंड में प्लेस कर दूं राइट जगह. बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस.